जय हिंद एवरीवन। लास्ट 7 मई को ऑप सिंदूर लॉन्च करने के बाद में आई एम श्योर आप लोग सब न्यूज़ को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं एक साथ एंड ये बात प्रूफ हो गया है कि पाकिस्तान पक्का मार खा के ही मानेगा इस बार। यस, बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए हैं जैसे मैं आपको बता रहा था। एंड 7 मई के बाद में पाकिस्तान ने 2 बार कोशिश कर ली कि इंडियन सिटीज़ को टारगेट करे, इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करे, एयरफोर्स बेसिस को टारगेट करे, जिससे इंडिया ने बार बार कोशिश की है रेस्ट्रेन करने की और अवॉइड करने की। लेकिन एक बात तो है कि आप वहाँ से मुक्का मारोगे, हम यहाँ हाथ बांध करके नहीं रहेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव प्रूव्ड। बार बार पाकिस्तान के कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। पूरे मीडिया के अंदर बहुत सारा डिस इन्फॉर्मेशन हो रखा है। आप किसी भी चैनल से जो आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है और ये होता है वॉर के दौरान। और इसमें दुश्मन का पूरा कोशिश रहती है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन से बेखबर रखा जाए, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया जाए ताकि आप में पैनिक क्रिएट हो। तो आज के वीडियो का हमारा मेन मकसद यही है कि हम अभी तक क्या क्या हुए हैं उसको थोड़ा समराइज़ करके आपको प्रेजेंट करें और हमारे एनालिसिस के साथ में। पाकिस्तान ने अभी तक कई बार कोशिश कर ली है, हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद में 8 मई को पाकिस्तान ने 15 इंडियन सिटीज़ के ऊपर टारगेट किया था। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पंजाब के अंदर पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, लुधियाना, जालंधर, आदमपुर, भटिंडा और चंडीगढ़। राजस्थान के अंदर नाल, फलोदी और उत्तरलाई। गुजरात के अंदर भुज। इन 15 जगह पे इन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल से स्ट्राइक करने की कोशिश की है, बट एक भी जगह कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान ने जब भी हमले किए, 6 और 7 मई की रात जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने और पाकिस्तान के वजीर आलम ने कहा कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उन्होंने उसकी कोशिश करी भी। 8 मई को पाकिस्तान ने हमले जितने भी किए वो सभी या तो मिलिट्री बेसिस पे थे या शहरों के ऊपर थे, जो सिविलियन आबादी के ऊपर। अगर आप देखें, हमारे 9 की 9 स्ट्राइक्स उनके टेररिस्ट कैंप्स पे थी, जहां आतंकवादी रह रहे थे या ट्रेनिंग मिलती थी या जहां पर पनाह दी गई। लेकिन पाकिस्तान का मकसद हमारे मिलिट्री बेसिस को टारगेट करना और हमारे नागरिकों को टारगेट करना था, और उनका एम था दहशत फैलाना, अपना प्रोपेगेंडा चलाना और इंडिया को यह बताना कि देखो हम भी स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें पता था कि पाकिस्तान जैसा दुश्मन वार जरूर करेगा, और उसके लिए हमारी भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों तैयार थे, तत्पर थे। आपको ध्यान होगा कि इजराइल में हमास ने ड्रोन से ही अटैक किया था। 8 मई को पाकिस्तान ने जब हमास की तरह ड्रोन से जम्मू, उधमपुर, पठानकोट के मिलिट्री बेसिस और गांव के ऊपर हमला किया, तो भारतीय सेना तैयार बैठी हुई थी। भारतीय सेना और एयरफोर्स ने मुंह तोड़ जवाब दिया। SA-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार था। लेकिन कहा जाता है कि हर लड़ाई की एक कीमत होती है, और इस कीमत को बेचारे कुछ सिविलियंस ने चुकाया। पुंछ सेक्टर में गुरुद्वारे पे हमले हुए, जिसमें कुछ सिख नागरिक मारे गए। राजौरी, उधमपुर सेक्टर्स में जो हमले हुए उसमें कुछ बच्चे मारे गए। पहलगांव के हमले के बाद भारत ने संयम, संकल्प बट सीमित जवाब दिया था, लेकिन पाकिस्तान के उकसाने पर भारत को उसका जवाब देना पड़ा। भारत ने बताया दुनिया को कि अगर एक हाथ में वीणा है तो दूसरे हाथ में वज्र है, प्रहार हम भी करेंगे जो उनके लिए घातक रहेगा। सो अगर पाकिस्तान इस गेम को बढ़ाना चाहता है तो इंडिया तो चुप बैठेगा नहीं। और जैसे कि आप सबको पता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस बार शायद इसी की ज़रूरत है। इंडिया ने बार बार कोशिश की कि इस रिस्पॉन्स को एस्केलेट ना किया जाए, लेकिन लग रहा है कि पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे ही पाकिस्तान ने 15 टारगेट्स इंडिया के अंदर ट्राई किया, इंडिया ने वापस ही उसी लैंग्वेज में पाकिस्तान को वापस जवाब दिया और एक करारा जवाब दिया। इनफैक्ट इंडिया ने अटोक, रावलपिंडी, चाकवाल, गुजरातवाला, लाहौर, वाल्टन, भवालपुर, मैना, कराची, चोर में एयर स्ट्राइक्स किए, और लाहौर के अंदर तो उनके HQ-9 सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को ही बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। भारत ने हमेशा कहा है कि शांति की चाह रखते हैं, लेकिन सीमा पर हर वार का हिसाब रखते हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान हड़बड़ा कर करेगा क्या, लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिव कर देगा,
हैवी मोटर फायरिंग, सेलिंग ये सब करना शुरू कर देगा और मिलिट्री बेसिस के साथ साथ जो वहाँ पर निर्दोष नागरिक रह रहे हैं, सिविलियंस रह रहे हैं, उनको परेशान करना शुरू कर देगा। और वही हुआ। पुंछ से लेकर अखनूर तक पाकिस्तान ने कोशिश करी, जम्मू तक, कि एलसी एक्टिव हो जाए, फायरिंग शुरू हो जाए, और लेकिन जवाब में मुंह तोड़ जवाब मिला और भारतीय सेना ने ऐसा करारा जवाब दिया कि शायद वो सोच रहा होगा कि क्या मुझे ये कदम उठाना था या नहीं, लेकिन इसकी कीमत चुकाई 16 निर्दोष सिविलियंस ने। हाँ, पुंछ से लेकर जम्मू के बीच एलसी पर होने वाली फायरिंग से 16 निर्दोष नागरिकों की जान गई। सो मैं जो यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अभी पाकिस्तान इज़ बिहेविंग लाइक ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेम एज हमास, क्योंकि वो हमास की स्ट्रैटेजी को अपनाने की कोशिश कर रहा है कि चीप ड्रोन्स बड़े सारे मार करके आप कोशिश करो कि हमारे एयर डिफेंस के अंदर अगर कोई पेनिट्रेट कर सकता है। दे हैव फेल्ड, बट देन द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ एज ए कंट्री आप अगर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिहेव कर रहे हैं तो आप में रह क्या गया है। और सबको पता है कि लास्ट मंथ देयर वाज अ मीटिंग बिटवीन हमास लीडर्स एंड पाकिस्तानीज। दिस इज सम काइंड ऑफ ए स्ट्रैटेजी जो ये आपस में शेयर कर रहे हैं। 8 और 9 मई 2025 की रात पाकिस्तानी JF-17 और F-16 फाइटर जेट्स ने सोचा कि वह शायद भारत के अंदर घुसकर भारत के एयरफोर्स स्टेशंस और मिलिट्री एंड्स को बर्बाद करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन जब वह जैसलमेर के पास पहुंचे तो पहले से तैयार बैठी भारतीय सेना ने और भारतीय वायुसेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें 2 JF-17 और 1 F-16 के गिरने की रिपोर्ट्स है। और तो और भारत के लिए सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब एक पायलट को, हाँ जी, एक पाकिस्तानी पायलट को जिंदा पकड़ा गया। कहते हैं कि ना जाने कितने F-16 आए थे हवा में गरजने, लेकिन आकाश की बिजलियों ने सबके पंख काट दिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि JF-17 का जो रिकॉर्ड है वो पहले से ही बहुत डाउटफुल और क्वेश्चनेबल है। म्यांमार ने अपने JF-17 फाइटर जेट्स ऑलरेडी ग्राउंडेड कर रखे हैं। इंजन फेलियर्स और रडार सिस्टम फेलियर्स की बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले से ही हैं। इनफैक्ट उनका जो रडार सिस्टम है वो हमारे रफाल और अपग्रेडेड तेजस से बहुत पीछे है। मैं कहूँगा कि भारतीय वायुसेना और एयर डिफेंस सिस्टम को यह जो सफलता मिली है ये एक बहुत अच्छी सफलता है। आगे की कहानी बताने से पहले 2-3 टेक्नोलॉजिकल मास्टरपीसेस के बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहला है S-400, हमारा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है, जिसको हमने हाल में रशिया से लिया था। हमने 5 रेजिमेंट्स खरीदे थे, जिसमें से 3 हमारे ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, और रादर आई वुड से बेस्ट इन क्लास एयर डिफेंस सिस्टम दैट द वर्ल्ड हैज़। एयर डिफेंस सिस्टम्स के बीच में दिस इज़ अ रियली स्टेट ऑफ आर्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट। ये एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकता है, और दिस स्टार्ट्स ट्रैकिंग अ टारगेट राइट फ्रॉम 600 किलोमीटर्स। तो 600 किलोमीटर से लेकर के टारगेट को ट्रैक करना शुरू कर देता है। अगर हम एक रेजिमेंट को भी ठीक से डिप्लॉय करते हैं, और ये मल्टी लेयर डिप्लॉयमेंट होती है उसकी, ये नहीं कि सिर्फ एक लेयर से अंदर आ गया आपका मिसाइल तो उसके बाद तक कोई इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। मल्टी लेयर्ड इसकी ट्रैकिंग होती है, और अगर ठीक से डिप्लॉय कर पाया तो पूरे एक सेक्टर, लाइक लेट्स से फॉर पंजाब और राजस्थान, पूरे के पूरे सेक्टर को ये एक रेजिमेंट ही कवर कर सकता है। तो येस, आई वुड लाइक टू अश्योर, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा अगर पाकिस्तान का बॉर्डर भी हमने सील करना हो, विद दिस वी कैन डू दैट, एंड आई एम श्योर इट इज़ ऑलरेडी डन। ऑपरेशनल डिटेल्स मैं ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। इसके अलावा एंटी रेडिएशन ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन हार्पी एंड हेरोप, इसका ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ। हार्पी इज़ ए एंटी रेडिएशन ड्रोन, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं दुश्मन के एरिया के अंदर उनके जो रडार्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे लास्ट वीडियो में भी हम बात कर रहे थे कि हमारा जब एयर फोर्स अंदर जाता है तो उनके रडार्स डिटेक्ट करते हैं। सो वी वांट टू टेक ऑन दोज रडार्स बिफोर हमारे एयर फोर्स अंदर जाए या हमारे मिसाइल्स अंदर जाए, ताकि हमारे मिसाइल जब जाए वो रडार्स के जो चेन होता है वो चेन को तोड़ करके उसमें एक गैप बनाते हैं, और वहाँ से हमारे मिसाइल जा कर के टारगेट करते हैं। अब इस गैप को बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें पता चले कि उनके रडार्स कहाँ हैं। अगर आप देखें कि रडार्स वर्क कैसे करता है, रडार वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन और रिसेप्शन। ये ट्रांसमिट करता रहता है कंटिन्यूसली, और जैसे ही किसी एयरक्राफ्ट से टकराता है वापस उसके रेडिएशंस आते हैं, उसको डिटेक्ट करता है मूवमेंट, और उसको पता चलता है कि यहाँ से एयरक्राफ्ट आ रहा है। सो ये जो हार्पी है ये कैसे काम करता है कि हार्पी आराम से 2-3 घंटे ऊपर लॉइटर करता रहेगा और ऑब्जर्व करता रहेगा। जैसे ही किसी रडार का ट्रांसमिशन आता है
इससे टकराता है, ये इसको पता चल जाता है कि यस यहाँ पे एक रडार है, और वो सीधा जा करके उसको टारगेट करता है। दैट इज़ हाउ हार्पी वर्क्स। जो हेरोप है दैट इज़ अ लिटिल मोर स्मार्ट, और ये जैसे कि सिर्फ ड्रोन है, ये एंटी रेडिएशन ड्रोन नहीं है, ये एक स्मार्ट वो है जिसको आप अपने आप फीड करते हैं कि किस तरह का टारगेट आप चुनेंगे। आप उसको बता सकते हैं कि ओके, एक मीडियम आर्टिलरी जब भी खुलता है आपका ये फोटोग्राफ है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए और इसको टारगेट कीजिए। सो इसके ये करीब 6 आवर्स तक एक जगह लॉइटर कर सकता है। लॉइटर म्यूनिशन इसको कहते हैं। घूमता रहता है, अपने आप होवर करता रहता है और ऑब्जर्व करता रहता है। जैसे ही इसको अपना टारगेट दिखता है, आइडेंटिफाई करता है और सीधा जाके उसको बर्बाद करता है। जब पानी की बूंद ही हथियार बन जाए तो समझ जाइए कि भारत ने छुपकर नहीं, सोच समझ कर जवाब देना शुरू कर दिया है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन की। जब किया गया तो पाकिस्तान ने बहुत हल्ला मचाया। कुछ लोगों ने पाकिस्तान में बोला कि सिंधु में अब या तो पानी बहेगा या हिंदुस्तानी खून बहेगा। और जैसे छोटे बच्चा होता है ना कि जब ऊधम करता है और कोई रोकता है तो वो भागता है दूसरों के पास कि मुझे अभी बचा लो, तो वो पाकिस्तान की शुरू से आदत रही है। जब ये हुआ तो वो भागा यूएन में, वर्ल्ड बैंक में। उसने बोला वर्ल्ड बैंक से कि आपने तो ये कराई थी, आप मीडिएटर हैं, भारत को बोलिए कि ये ना करे, हमारे यहाँ सूखा पड़ जाएगा, हमारे यहाँ फसल नहीं उगेगी। बट विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अजय बांगा जी ने हमारे प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को साफ साफ बोला कि यह मुद्दा आपके और पाकिस्तान के बीच में, और इसमें वर्ल्ड बैंक कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक विजय है, और यह जाहिर करता है कि विश्व में भी बाकी देश और जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनको पता लग गया है कि पाकिस्तान एक देश नहीं है, एक फेल्ड स्टेट है, एक फेल हो चुका देश है, जहाँ पर ना सरकार है ना डिप्लोमेसी है, एक सेना है, एक आईएसआई है जो देश को अपनी मन मर्जी से चला रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है उनके ऊपर। इसीलिए लोग बाग आज साथ दे रहे हैं सच का और खड़े हुए हैं भारत की तरफ। अभी अगला खुशखबरी जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये शायद आप लोग को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि 7 मई को जो हमने स्ट्राइक किया था ऑपरेशन सिंदूर भवलपुर के अंदर, वहाँ कौन मारा गया? वहाँ मारा गया मसूद अजहर का अपना छोटा भाई अब्दुल रऊफ असगर। और ये सज्जन वो हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर सिर्फ IC-814 की हाईजैकिंग का प्लॉट नहीं बनाया था, उसके अलावा ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन पठानकोट स्ट्राइक्स, ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन मास्टरमाइंडिंग ऑफ द पुलवामा अटैक, जिसमें CRPF के हमारे 40 लोगों को वीर गति मिली थी। दिस आई वुड से इज़ वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ दैट वी कुड हैव गॉट। पाकिस्तान हर बार कहता है कि वह आतंकवाद का समर्थन नहीं करता, वह आतंकियों को शरण नहीं देता। सच में? कब से शुरू करें? शुरू करते हैं जब पाकिस्तान पैदा हुआ था। 1947 में जब पुंछ में घुसपैठ हुई तो पाकिस्तान ने कहा कि वह इसमें शामिल नहीं है, यह तो कबाली वाला हैं। जब भारतीय सेना वहाँ पहुँची, आपको पता है कि पुंछ में 1 साल तक भारतीय सेना घिरी रही और लड़ती रही, नहीं तो पाकिस्तान की सेना आज पुंछ पे कब्जा करके बैठी हुई होती। और जब वहाँ पाकिस्तान की सेना से लड़ाई हुई भारतीय सेना की, तब पाकिस्तानी सेना ने कबूल किया कि हम लड़ रहे हैं। जब उनके लोग मरने शुरू हुए, जब हमें सबूत मिले, तब पता लगा। उसके बाद 1965 जिब्राल्टर फोर्स, वही कि हम नहीं हैं मुजाहिद हैं, लेकिन उनके आर्मी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, उनकी आर्मी इन्वॉल्व थी, उनका पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था। उसके बाद कारगिल, हम नहीं हैं मुजाहिद हैं, आतंकवादी हैं, हमारी सेना का कोई मतलब नहीं है। क्या बात करते हो? पूरे विश्व को पता लगा कि आपकी बटालियंस, आपकी यूनिट्स, आपके ऑफिसर्स, इनफैक्ट परवेज मुशर्रफ खुद वहाँ जाकर ब्रीफिंग लेकर आए थे। उसके बाद ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला? अमेरिका में? नहीं, आपके घर में। और आप कहते हो कि हम आतंकवाद को समर्थन नहीं देते। आपके यहाँ तो आपके प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने आतंकवादियों को हुजूर बोलकर और उनका सम्मान किया हुआ है, शहीद बोला हुआ है। जब ओसामा बिन लादेन मर गए तो आपके कई सारे मंत्रियों ने आपकी संसद में बोला कि वो शहीद थे। आप कहना क्या चाहते हो? ना तो विश्व को समझ में आता है, ना भारत को, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आता है कि आप झूठ और सफ़ेद झूठ कहते हो। और पूरे विश्व को पता है कि दुनिया में अगर कोई देश है आज
जो आतंकवाद को समर्थन देता है, जहाँ पर स्कूलों में आतंकवादी बनना सिखाया जाता है, तो वह पाकिस्तान है। और एक और किताब है द बियर ट्रैप करके, पढ़िए। आपके ही एक आईएसआई के ब्रिगेडियर साहब ने लिखी है। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने कितनी ट्रेनिंग दी गई और आपने कितने पैसे खाए हैं आतंकवादी बनवाने के लिए और बनाने के लिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बोला कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और हर बार ऐसा ही हुआ। 1947, 1965, कारगिल वार या फिर ओसामा बिन लादेन में देशों को और लोगों को परेशानी तो हुई, बट आखिरी में पाकिस्तान पकड़े आप ही गए। तो ये पुरानी बातें नहीं, अभी का भी अगर आप देखेंगे आपके मैसेजेस भरे होंगे, स्पेशली पाकिस्तानी मंत्रियों के। पाकिस्तान से पूरा का पूरा सोशल मीडिया कैंपेन चला हुआ है, इन्हीं के ऊपर आपको मैसेजेस मिल जाएंगे कि 5 राफेल गिरा दिए, 3 जेट्स गिरा दिए, पता नहीं क्या क्या गिरा दिए, और 8-8, 9-9 साल पुराने फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस दिखा करके वो कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि भैया उन्होंने इंडिया को मात दे दी। कहाँ है भाई प्रूफ? क्या बताना चाहते हैं आप? सो यस, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा वहाँ इंडस्ट्री लगा हुआ है फेक न्यूज़ बनाने के लिए और आप तक पहुँचाने के लिए। इन पे आप विश्वास बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये आज ही का नहीं, ये वॉर टाइम सिनेरियोज़ का कॉमन चीज़ है कि सबसे पहले आप फेक न्यूज़ डाल दीजिए, इतना न्यूज़ डाल दीजिए कि एक्चुअल न्यूज़ जो है वो पूरे कबार हो जाए। इतने ज़्यादा ओवरडोज दे दो न्यूज़ का कि जो असली फैक्ट्स है वो छुप जाए और आपका नैरेटिव ऊपर आ जाए। और ये हमेशा से इस्तेमाल होता है, इस बार का नहीं है। भारत कभी भी किसी देश के साथ लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, और हमारा इतिहास रहा है कि हिंदुस्तान ने कभी भी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। हम कभी भी बाहर नहीं गए किसी देश को लूटने के लिए, लेकिन हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो जवाब अच्छे से दिया जाएगा। हमारी नीति शांति के साथ शक्ति वाली है, और शुरू से जैसे भगवत गीता में बोला गया है कि धर्म की लड़ाई करने के लिए सोचेंगे नहीं, उसे लड़ेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। और शायद इसीलिए आज की तारीख में भारत के साथ पूरा विश्व खड़ा हुआ है। यूएस ने बोल दिया है कि भारत को पूरा राइट है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का, और यह मुद्दा भारत पाक के बीच में है, यूएस उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया, कतर, सभी ने भारत का साथ दिया है, तो पाकिस्तान आज अकेला ही अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अगर आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें तो एक इकोनॉमिकली कमज़ोर देश के साथ लड़ने का तरीका अच्छा ये होता है कि आप जंग को लंबा खींच दो, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तो हमें सस्टेन कर लेगी, हमारे फोर्सेस को सस्टेन कर लेगी, इस वॉरफेयर को सस्टेन कर लेगी। लेकिन जो गरीब है, जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास पानी नहीं है, चाय भी नहीं है चलिए, तो वो कितने देर तक ये एम्यूनिशन फूक फूक करके खींच लेगा इसको। तो क्लासिकल स्ट्रैटेजी शुड भी कि इसको आप डिले करते रहो, वो मारते रहे अपने मिसाइल, डिस्ट्रॉय करते रहो उसके मिसाइलों को और बीच बीच में रगड़ते रहो उसको। फिर भी मैं मोदी जी आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ख़त्म कर दो एक बार में। लेट्स जस्ट गो इन एंड फिनिश देम ऑफ वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज व्हेन वी सी कि किस हिसाब से ये अभी सिविलियन टारगेट्स को टारगेट करने लगे हैं, हमारे सिटीज़ में मारने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो, वी डोंट वांट टू मेनी लाइफ्स टू बी लॉस्ट, एंड मानने वाले तो है नहीं, इन्होंने प्रूव कर दिया है पहले से। सो वाई वेट, लेट्स जस्ट गो इन एंड फिनिश इट वंस एंड फॉर ऑल, एंड दैट्स ऑल। एंड यस, मैं अपने भाइयों सिटीजन्स से ये बताना चाहूँगा कि जस्ट डोंट पैनिक, बी विद द नेशन। आज का वो समय है जब हमें एकता दिखाना है और एकता में विश्वास रखना है। अपने फोर्सेस को सपोर्ट करते रहिए, फोर्सेस का मूवमेंट कहीं बात मत कीजिए। अगर कहीं आपको कुछ भी दिखता है तो जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट। कहीं सोशल मीडिया में आपको शेयर करता हुआ कि ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये ट्रक्स जा रहे हैं, और अगर आप किसी को देखते हैं तो उसको भी रोकिए। गलत मैसेज बिना आपको किसी ऑथेंटिक वेबसाइट या रादर ऑथेंटिक जिससे आप जानते हैं, अगर वहाँ से नहीं आता या गवर्नमेंट ऐप से नहीं आता, तो प्लीज़ डू नॉट स्प्रेड देम। डोंट बी अ पार्टी टू दिस कंटिन्यूड डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन। मॉक ड्रिल्स का हमने अलग से भी वीडियो बना रखा है, उसको ऊपर प्लीज़ आप देखिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, सीरियसली प्रैक्टिस कीजिए। कभी ब्लैकआउट्स होते हैं तो जस्ट डोंट पैनिक, चुपचाप जो आपको बताया गया है लाइट्स ऑफ, तो प्लीज़ बी सीरियसली लाइट्स ऑफ कीजिए और आराम से बैठिए जैसे आपको बताया गया है। सो येस, दैट्स व्हाट वी विल साइन ऑफ फॉर नाउ। जय हिंद, जय भारत।